Good morning, students. Let's continue our chapter Organic Chemistry. आज का हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म्स का थोड़ा बहुत जिक्र आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। आइसोमेरिज्म्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है बट उनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होता है, लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। शॉर्ट में मैं इसकी डेफिनेशन लिख रही हूँ, आप इसकी डेफिनेशन प्रॉपर लिखोगे। टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी कह सकते हो, और स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी उसका डिफरेंट होता है। जब उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा तो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी ऑटोमेटिकली डिफरेंट होगी। ये जो आइसोमेरिज्म होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिनमें मेनली स्ट्रक्चर का डिफरेंस होगा, और सेकंड जो डिफरेंस होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का जिक्र हम +2 क्लास में पढ़ेंगे। इसके एक टाइप के बारे में मैं थोड़ा बहुत बता दूंगी। आगे जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो भी फर्दर कई टाइप्स का होता है: ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स एंड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ये भी आगे 3 तरह का है। हम थोड़ा बहुत जिक्र ज्योमेट्रिकल का आज करने वाले हैं, लेकिन बाकी स्टीरियो आइसोमेरिज्म +2 क्लास में हमने पढ़ना है। हमारे सिलेबस में जो है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। इसी तरह स्ट्रक्चरल के भी कई टाइप हैं। पहला जो टाइप मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो होता है चेन या फिर स्केलेटल आइसोमेरिज्म, जिसको हम चेन आइसोमेरिज्म भी कह देते हैं या फिर स्केलेटल आइसोमेरिज्म भी कह देते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? आइसोमेरिज्म का चेन, जैसे नाम से पता चल रहा है, चेन का डिफरेंस होगा। मान लो कोई 5 कार्बन एटम्स की चेन है, 5 का मतलब हमें पता है उसका नाम क्या होगा, पेंटेन होगा। और अगर इसी 5 कार्बन एटम की चेन को मैं इस तरह से लिख लूँ, इस तरह से नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन एटम सेम ही होंगे। यहाँ पर 5 कार्बन है, 3 और 3 6, 2 8, 2 10 और 2 12 हाइड्रोजन है। और यहाँ पर भी 5 कार्बन है, 3 3 6, 2 8 और 9 और 1 10। यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी हो गई है? 10। एक बार अच्छे से इसको क्लियर कर लेते हैं। 3 सॉरी 10 और 2 12, 12 ही हाइड्रोजन है। यहाँ पर मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है और उनकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है। प्रॉपर्टी तो ऑटोमेटिकली डिफरेंट होगी जब उनका नाम ही डिफरेंट है। इसका नाम क्या है? पेंटेन। और इसका नाम क्या है? 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका नाम ये होगा। तो स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो उसका नाम ऑटोमेटिकली डिफरेंट, तो प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट। ये था चेन आइसोमेरिज्म का टाइप। सेकंड जो टाइप होता है वो है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन डिफरेंट होगी। वो पोजीशन फंक्शनल ग्रुप की भी हो सकती है, मल्टीपल बॉन्ड, यानी मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड की भी हो सकती है। जैसे मान लो कोई एग्जांपल लेकर चलती हूँ ब्यूटेनॉल का। ब्यूटेनॉल में प्रोपेनॉल का ले लिया, सॉरी। प्रोपेनॉल में क्या है? 3 कार्बन है और एक OH ग्रुप लगा है। लेकिन अगर इसी 3 कार्बन को मैं एज इट इज रखूँ, लेकिन OH ग्रुप की पोजीशन को चेंज कर दूं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 2 ओल। नाम डिफरेंट होगा। यहाँ प्रोपेन 1 ओल था या ओल था, और यहाँ पे प्रोपेन 2 ओल है। मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है? पोजीशन में डिफरेंस है। किसकी? OH ग्रुप की, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस है। हो सकता है डबल बॉन्ड की पोजीशन भी आ जाए, जैसे मान लो इस तरह से कोई ब्यूटीन हो, ब्यूट 1 इन है, लेकिन अगर ऐसे हो जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, यहाँ पर ब्यूट 2 इन है, ब्यूटीन की क्या है? सेकंड पोजीशन है। और यहाँ पर किसकी पोजीशन है? ब्यूट की फर्स्ट पोजीशन है, डबल बॉन्ड की। तो फर्क किस में आ रहा है? पोजीशन में, डबल बॉन्ड में, या फिर फंक्शनल ग्रुप में, ट्रिपल बॉन्ड में भी आ सकता है। किसी भी की पोजीशन में डिफरेंस आ जाए तो उस तरह के आइसोमेरिज्म में क्या कहेंगे हम? पोजीशन। लेकिन ये ध्यान रखना, 4 कार्बन और जितनी हाइड्रोजन है वो उतनी ही रहनी चाहिए। तो इसको नोट करते जाओ। ये हमारा जो सेकंड टाइप था पोजीशन आइसोमेरिज्म था। इसी का जो थर्ड टाइप होता है वो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब देखो, पोजीशन में भी वैसे हम फंक्शनल ग्रुप कर चुके हैं। पोजीशन में और फंक्शनल ग्रुप में क्या फ़र्क है वो मैं जिक्र करने वाली हूँ। थर्ड टाइप, पोजीशन में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग हो सकती है, तो फिर फंक्शनल ग्रुप में क्या होगा? मतलब क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल, किसके अंदर आइसोमेरिज्म मैं शो करने वाली हूँ? एल्डिहाइड और कीटोन में। मैंने ले लिया एल्डिहाइड ग्रुप CH3CHO। हमें पता है ये एल्डिहाइड ग्रुप है,
इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, प्रोपेन 1 या प्रोपेनल होगा। अगर इसी से मैं कीटोन बनाऊं, नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है, कीटोन बनाऊंगी तो कीटोन के अंदर CO ग्रुप आएगा। यहाँ पर कार्बन कितने हैं 3 और हाइड्रोजन कितनी है 6। सेम इधर 3 और 6, कार्बन 3 है हाइड्रोजन 6 है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका सेम होने के बावजूद भी यहाँ पर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। वहाँ तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट थी, अगर OH ग्रुप है एक कंपाउंड में तो दूसरे में भी OH था, एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर तो फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो गया। एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में क्या है, आइसोमेरिज्म शो कर लिया। इसी तरह अल्कोहल और ईथर के बीच में भी कर सकते हो। अल्कोहल में अगर मैंने इथेनॉल ले लिया, 2 कार्बन ले लिए, अगर ईथर में आप ले लो 2 कार्बन का कंसेप्ट, तो वो ऐसे होगा। तो ये क्या है, ईथर है और ये क्या है, अल्कोहल है। नाम तो अलग अलग ही है, इथेनॉल है और ये मिथॉक्सी मीथेन, वो रूल्स में आपको करा चुकी हूँ। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप भी पॉसिबल है। इस तरह से बहुत है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर में भी है, एलाइंस में भी है, नाइट्रो एल्केन्स एलाइल नाइट्राइल में भी है, साइनाइड और आइसोसाइनाइड में भी है। बहुत सारे एग्जाम्पल आप इसके अंदर बुक में आपको देख सकते हो। अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए, इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन करनी है, वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होता है, और कोई भी 1-2 एग्जाम्पल दे दोगे। कई बार आ जाता है, कोई 2 ऐसे कंपाउंड आ जाते हैं, कहता है कि बताओ इनके अंदर कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है लेकिन फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट, तो आप क्या दोगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फोर्थ जो टाइप है वो है मेटामेरिज्म। ये थोड़ा सा डिफरेंट है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो ऑलरेडी सेम ही रहेगा लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसमें तो कोई दोराई नहीं है, बट डिफरेंट क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। आइदर का मतलब दोनों साइड, फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ क्या होंगे, कार्बन एटम डिफरेंट होंगे। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप लो, जैसे मान लो मैंने C4H10O ले लिया, तो इसमें कार्बन क्या है, 4 लेने हैं, CH3 CH2 O CH2 एंड CH3। क्लियर। और इसी का अगर ये हमें पता है, इसका नाम क्या है, इथॉक्सी इथेन है, लेकिन अगर मैं क्या कर लूँ, इसकी पोजीशन इस तरह से कर लूँ, यहाँ पर O के इस तरफ भी 2 कार्बन है, इस तरफ भी 2 कार्बन है, लेकिन मैं क्या कर दूँ, O के एक तरफ तो 3 कार्बन रख दूँ और O के एक तरफ मैं क्या कर दूँ, 1 ही कार्बन रख दूँ। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, इस बट लेकिन इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C4H10O ही है। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे कि ये मेटामेरिज्म शो कर रहा है। और भी इसके कई एग्जाम्पल लिख सकते हो, कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिनमें CO कीटोन के इस तरफ भी हो सकता है, कंपाउंड में फर्क, ईथर हो गया, एस्टर हो गया, NH हो गया, S हो गया, तो इनके ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिनमें ये मेटामेरिज्म शो करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म भी अलग सा ही है, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं, जिसमें आइसोमेरिज्म में डिफरेंट क्या होता है, ओनली एंड ओनली अरेंजमेंट ऑफ एटम्स का ही फर्क है, कि एटम्स कैसे अरेंज होंगे इस बात का फर्क है, और वो कैसे एग्जिस्ट करेंगे, इन डायनामिक इक्विलिब्रियम की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। जैसे मान लो मैंने प्रोपेनन ले लिया, CH3CO CH3। प्रोपेनन का अगर मैं क्या करूं, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को डिफर कर दूं और इक्विलिब्रियम में दिखाना है। अरेंजमेंट ऑफ एटम का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम वही रहेंगे, अरेंज मतलब कोई हाइड्रोजन कहाँ शिफ्ट कर दी, ऑक्सीजन कहाँ कर दी। अब देखो मैंने इसको क्या कर दिया, इसके अंदर भी 3 कार्बन थे और 6 हाइड्रोजन थे, और इधर क्या है, 3 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर कार्बन एटम की अरेंजमेंट का ही फर्क है। देखो डबल बॉन्ड इधर कार्बन और ऑक्सीजन में था, इधर कार्बन कार्बन में है, इधर O ग्रुप था, कीटोन था, और इधर अल्कोहल है। सारा कुछ अरेंजमेंट एटम का, कोई एटम इधर, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिर भी सेम रहा। तो इसी तरह के आइसोमेरिज्म को हम क्या कहते हैं, टोटोमेरिज्म, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। और इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम से ही शो करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बुक में देखने को मिलेंगे। मैंने आपको एक एग्जाम्पल से कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। तो दीज वर द आइसोमेरिज्म्स, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के, जो कि 5 टाइप है। सेकंड जो आइसोमेरिज्म होता है, बी पार्ट, सेकंड पार्ट, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसका जिक्र मैंने कहा है मेनली +2 में करेंगे,
बट हमने यहाँ पर सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और कन्फर्मेशनल को ना करते हुए हमने सिर्फ और सिर्फ कौन से टाइप को करना है, ओनली फर्स्ट टाइप को, सॉरी ऑप्टिकल और कन्फर्मेशन +2 में करेंगे, हमने सिर्फ ज्योमेट्रिकल को ही करना है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो एग्जिस्ट करता है वो एल्कीन्स के अंदर करता है, डबल बॉन्डेड कार्बन होंगे। ये 2 टाइप का होता है, एक सिस और एक ट्रांस। इसकी पहचान मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे मान लो कोई भी कंपाउंड है, एल्कीन्स के अंदर है, यानी कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड है और इस तरह से कोई ग्रुप अटैच होगा, इस तरह से आपको इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। लेकिन एक स्ट्रक्चर और भी है, यहाँ पर क्या है, CH3 का ग्रुप का फर्क है। तो आपने यहाँ पर कोई CH3 ग्रुप एल्काइल ग्रुप को देखना है। अगर एल्काइल ग्रुप सेम साइड पे हैं, सेम साइड मतलब इनके बीच का डिस्टेंस कम है, ये बॉन्ड नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, डिस्टेंस कम है और क्या है, सेम साइड पे, या दोनों ऊपर हों या दोनों नीचे हों या दोनों इधर हों या दोनों इधर हों, तो वो मानी जाती है सेम साइड। तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को बोलते हैं सिस आइसोमेरिज्म और इसका नाम होगा सिस-2-ब्यूट-2-ईन होगा। और अगर हमारे जो अल्काइल ग्रुप है दोनों अपोजिट साइड पे हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो कितना ज़्यादा है, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम कहेंगे ट्रांस आइसोमेरिज्म, नाम होगा ट्रांस-ब्यूट-2-ईन। और जो सिस आइसोमेरिज्म होता है वो लेस स्टेबल होता है, कई बार स्टेबिलिटी पूछ ली जाती है, और ट्रांस आइसोमेरिज्म मोर स्टेबल होता है। इसका रीज़न अगर पूछा जाए, वाई ट्रांस आइसोमेरिज्म इज मोर स्टेबल, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस इसका रीजन है। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, इसके अंदर ज्यादा है या कम है, इसके अंदर नो स्टेरिक हिंड्रेंस लेस है या नहीं है, इसीलिए जो ट्रांस है वो ज्यादा स्टेबल है। क्यों? स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है एक्चुअल में क्राउड ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, कि एल्काइल ग्रुप्स का क्राउड कितनी है, भीड़ कितनी है। अगर देखूं मैं एल्काइल ग्रुप दोनों ही स्ट्रक्चर के अंदर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप दो ही हैं, CH3 इधर भी CH3, लेकिन इस तरफ भीड़ ज़्यादा है। जब 2 लोग आपस में झुंड बना के बैठे हैं तो ये भीड़ कर रहे हैं, लेकिन 2 लोग वही सेम लोग अगर दूर दूर बैठे हैं सोशल डिस्टेंस के साथ है तो वो क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस जितनी ज़्यादा होगी, लेस होगी या ना के बराबर होगी, तो वो कंपाउंड स्टेबल होगा, और ट्रांस आइसोमेरिज्म वाला कंपाउंड स्टेबल होता है और ये सिस आइसोमेरिज्म वाला कंपाउंड लेस स्टेबल होता है। तो कई बार रीजन पूछ ले तो आपको इसका रीजन भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है जो नेक्स्ट टॉपिक, ये आइसोमेरिज्म हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद जो हेडिंग डालो, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवलेंट ग्रुप्स, या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइसोमेरिज्म से भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। ये चैप्टर के तो सारे ही टॉपिक में से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। ऑर्गेनिक ज़्यादा मार्क्स की आती है, IUPAC नेम आ जाएगा, जैसे मैंने कल कराया, आज आइसोमेरिज्म में भी एक क्वेश्चन आ जाता है। आज जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के बारे में जिक्र करेंगे, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अलग अलग कंपाउंड कैसे इफेक्ट को शो करता है। इसमें काफ़ी सारे इफेक्ट हमने पढ़ने हैं, मैं उनके नाम बता रही हूँ। पहले फर्स्ट जो इफेक्ट होता है वो है इंडक्टिव इफेक्ट, सेकेंड जो इफेक्ट होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, थर्ड जो है रेजोनेंस या फिर इसका नाम मेसोमेरिक इफेक्ट भी जाना जाता है। मेनली ये रेजोनेंस इफेक्ट से है। एंड फोर्थ इफेक्ट इज हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इन चारों इफेक्ट का हमने जिक्र करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इफेक्ट। इसके अंदर हमने जैसे कि हेडिंग डाली, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का जिक्र करेंगे। हर किसी के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक कोवलेंट बॉन्ड के अंदर डिस्प्लेस होंगे, अपनी जगह चेंज करेंगे, और किस तरह से कैसे जगह चेंज करते हैं उसी वजह से वो इफेक्ट बन जाता है। फर्स्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। अगर कई बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट या इसको एक्सप्लेन करो, तो आप पहला मेन पॉइंट ये डालोगे, पॉइंट नहीं बनाना, चाहे आप पैराग्राफ की फॉर्म में भी लिख दो, कि ये परमानेंट इफेक्ट होता है। अगर ये इफेक्ट किसी कंपाउंड में आ जाए तो वो परमानेंट ही रहता है। कब कब रहता है, जब कोई ना कोई इसके साथ कोई ग्रुप, चाहे कोई भी 2 तरह के ग्रुप होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है, और एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इस पूरे इफेक्ट्स के अंदर, पूरे जो भी इफेक्ट पढ़ेंगे हम चारों, उसमें ये 2 ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे मेनली। इसके अंदर एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप।
जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है और एक इलेक्ट्रॉन को देता है। ये परमानेंट इफेक्ट है जब किसी कार्बन कार्बन की चेन के साथ कोई भी ग्रुप अटैच हो, वो ग्रुप पे डिपेंड कर रहा है कि कौन सा अटैच है, विड्रॉइंग या डोनेटिंग। इस बात का पता कैसे चलेगा? ये आपको ग्रुप याद रखने पड़ते हैं। तो आप सबसे पहले ये ग्रुप याद रखोगे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं और डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। मैं पहले आपको डोनेटिंग ग्रुप की एग्जांपल बता देती हूँ। जो डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो होते हैं हैलोजन्स। अगर कोई हैलोजन लगा हुआ है तो वो भी क्या होगा? डोनेटिंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन को देगा या खींचेगा। सॉरी, ये जो ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। सॉरी, हैलोजन को मैंने इधर रख दिया। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, हैलोजन्स, नाइट्रो ग्रुप, साइनो ग्रुप, CN ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, एस्टर आ जाए COOR, OAR जिसको हम एराइल ऑक्सी बोलते हैं, AR एरोमेटिक रिंग होती है इसमें, या फिर इसको OC6H5 भी कह दो, ये भी बेंजीन रिंग है। ये सभी कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं? इसके एग्जांपल्स मैं यहाँ लिख रही हूँ। मिथेन ग्रुप हो गया, इथाइल ग्रुप हो जाए, एक कार्बन हो, 2 कार्बन हो, आइसोप्रोपाइल हो जाए, CH3 की ट्वाइस, दिस इज आइसोप्रोपाइल। टर्शरी ब्यूटाइल हो जाए, टर्शरी ब्यूटाइल होता है CH3 की थ्राइस। ये ग्रुप अगर हो जाए तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब इनका फंडा क्या है? ग्रुप तो मैंने बता दिया, ये है EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और दीज आर EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये। तो इसका फंडा क्या है? मान लो कोई भी रिंग, कोई भी कार्बन कार्बन की चेन है, एग्जांपल ले रही हूँ। अब इफेक्ट को समझो। यहाँ पर ग्रुप लगा हुआ होगा कोई ना कोई। यहाँ क्या लगा हुआ है? हेलोजन है। हेलोजन हमें पता है कौन सा ग्रुप होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। ऐसे भी याद रख सकते हो क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ज़्यादातर। NO2 है, नाइट्रोजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। CN क्या है? इसके अंदर भी नाइट्रोजन है। COOH ऑक्सीजन की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव है, COOR में भी। तो ज़्यादातर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पहचान कर लोगे कि जिनके अंदर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आता है। एक ट्रिक है, बताने का तरीका, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ गया तो वो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये मैं आपको एक ट्रिक से बता रही हूँ, आप पहचान कर सकते हो। कोई भी हेलोजन हो जाए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन को, देखो यहाँ पे इसको अच्छे से समझो, अगर वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे तो इस बॉन्ड में से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ले जाएंगे। और हमें पता है केमिस्ट्री में कोई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है तो उस पर चार्ज आता है नेगेटिव, क्योंकि ये पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं खींचता, कुछ खींचता है, तो इसीलिए चार्ज आता है डेल्टा नेगेटिव। ये ऐसे सिंबल होता है डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है पार्शियल, कि थोड़े से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करा, खींचने की कोशिश की। अगर इससे खींचे, इस कार्बन एटम से खींचे, तो इस पे चार्ज आएगा डेल्टा पॉजिटिव। फिर ये वाला कार्बन, इससे भी कुछ ना कुछ खींचे जाएंगे क्योंकि अल्टीमेटली ये ग्रुप पूरी रिंग से अटैच है। फिर इससे ग्रुप खींचे जाएंगे, इस पे क्या आएगा? डेल्टा, और भी कम। डबल डेल्टा का मतलब है कि इसके अंदर इससे भी कम पार्शियल चार्ज रह जाएगा। और यहाँ वाली रिंग से भी खींचे जाएंगे, यहाँ पर ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ पर तो और भी ज़्यादा। और अप टू 4th कार्बन के बाद ये क्या होता है? इफेक्ट वैनिश होता जाता है। जो आप इसके अंदर मेन पॉइंट रखोगे कि अप टू 4th कार्बन एटम नेग्लिजिबल हो जाता है फ्रॉम द 4th कार्बन एटम ऑनवर्ड। इस पे तो इफेक्ट आना ही क्या होता है? बंद हो जाता है। अप टू 3 कार्बन एटम तक ही ये वैलिड होता है। इस पे ही कार्बन को इलेक्ट्रॉन खींचने का इफेक्ट पड़ता है। इंडक्टिव इफेक्ट ओनली अप टू 3 कार्बन एटम तक ही वैलिड है। ये भी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये परमानेंट इफेक्ट है। इससे होता क्या है? अगर मान लो कोई ग्रुप ऐसा अटैच है जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इस ग्रुप के ऊपर देखो, अगर चार्ज खींचेगा तो नेगेटिव है। अगर ये क्या है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, इसकी या फिर इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप ये कह लो कि ऐसा कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है जिसमें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर हाइड्रोजन से कंपैरिजन करना है। हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट और छोटा एलिमेंट होता है, कि अगर हाइड्रोजन से इसकी अट्रैक्टिंग पावर ज़्यादा है तो इस तरह के एलिमेंट को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट होता है जो 7 ग्रुप अटैच होता है। तो अगर इसकी डेफिनेशन पूछी जाए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसकी जो पावर होती है हाइड्रोजन से, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर खींचने की, वो ज़्यादा है, इसीलिए ये इसको खींचता है
और खींचने पे ऊपर इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ गया। इसीलिए इस इफेक्ट को हम बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। एक्चुअल में ये दो तरह के इफेक्ट होते हैं, एक होता है प्लस आई इफेक्ट और एक होता है माइनस आई इफेक्ट। अगर तो क्या कहोगे, इस इफेक्ट के अंदर कोई ऐसा ग्रुप अटैच है यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो नेगेटिव चार्ज है। अगर इसके खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इस इफेक्ट को हम बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट। लेकिन कोई अगर ग्रुप ऐसा इफेक्ट है, ऐसा ग्रुप अटैच है, मान लो ये CH3 ग्रुप, और हमें पता है CH3 ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, देगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव और बाकियों पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डबल डेल्टा, ट्रिपल डेल्टा और फोर्थ कार्बन तक, तो ये वैनिश ही हो जाता है, इफेक्ट है ना, बंद हो जाता है, क्योंकि इतना लंबे चेन तक नहीं खींच पाता। तो अगर ग्रुप के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरह के इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, प्लस आई इफेक्ट। तो यही था इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि डिपेंड करता है उस कार्बन कार्बन की चेन के साथ ग्रुप कौन सा अटैच है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो इस तरह के बेसिस पे हम कहेंगे कि इट इज प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। तो अगर ओवरऑल पूछा जाए तो एक परमानेंट इफेक्ट है, इसमें कोई बाहर से रिएजेंट की जरूरत नहीं होती। ये क्या होता है, रिएजेंट कोई अटैक नहीं कराते इसके ऊपर, इसमें डायरेक्टली अटैच हो जाता है, रिंग से ही अटैच होता है वो रिएजेंट। और इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इनके ऊपर चार्ज की ट्रांसफॉर्मेशन आने लग जाती है। और ये सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर ही होता है। सैचुरेटेड मतलब सिंगल सिंगल कार्बन एटम बॉन्ड क्या होगा, उनके अंदर सिंगल होगा, डबली बॉन्डेड के अंदर ये नहीं होता। इसके अंदर पार्शियल सेपरेशन ऑफ चार्ज आ जाता है, मतलब आधा पार्शियली चार्ज आई, कुछ चार्ज इधर आया कुछ इधर, चार्ज आने लग जाता है विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ आयन। आयन की फॉर्मेशन नहीं होती, ऐसा नहीं है कि चार्ज आ गया और आयन बन गए टूट के, पार्शियल चार्ज आता है। ये इसके बारे में था, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। जो नेक्स्ट इफेक्ट होता है वो है हमारा, फर्स्ट इफेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इंडक्टिव इफेक्ट। सेकंड जो इफेक्ट है वो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये बहुत कम इंपॉर्टेंट है, चारों इफेक्ट्स में से सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट यही है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है उसका बिल्कुल अपोजिट। ये क्या है, टेम्परेरी इफेक्ट है। जैसे वो परमानेंट था, एक बार आने के बाद नहीं जाता, ये टेम्परेरी है। लेकिन ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर आता है। जैसे वो सैचुरेटेड में आता था, मतलब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो, लेकिन इसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ये इफेक्ट आता है। इसके अंदर कोई अटैकिंग रिएजेंट की नीड होती है, बाहर से कोई अटैक करता है फिर जाके इस पर इफेक्ट होता है। उसमें क्या होता था, डायरेक्ट चेन के ऊपर अटैच होता था, कोई ग्रुप अटैच होता था। बिल्कुल अपोजिट चल रहा है ये, इसमें कोई अटैकिंग रिएजेंट आता है। और इसमें क्या होता है, वहाँ पर पार्शियल चार्ज आते थे, इसमें क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होती है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ही ट्रांसफर हो जाते हैं, कोई पार्शियल सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं आता। तो अगर आपके पास डिफरेंस आ जाए इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमेरिक में, तो भी आप बता सकते हो बिल्कुल अपोजिट है, वही चारों पॉइंट इसके अपोजिट कर दोगे। अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ विद एन एग्जांपल। मैंने कहा कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड में आ रहा है, मान लो कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड ये है, कार्बन कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसमें कोई भी अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर रहा है। ये भी क्या होता है, एक बात ध्यान रखना, प्लस ई आई और माइनस ई इफेक्ट दो तरह का होता है। अगर मान लो इसके ऊपर अटैकिंग रिएजेंट पे अटैच कर रहा है, कोई स्पीसीज पे अटैक कर रहा है, मान लो कोई H पॉजिटिव इस पे अटैक कर रही है, तो होता क्या है, इसके अंदर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अटैक करने से क्या होगा, ये पहले क्या होते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये शिफ्ट करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। देखो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा। मान लेती हूँ कि इसके ऊपर अटैकिंग रिएजेंट ना कोई, मैं ऐसे ले लेती हूँ Cn नेगेटिव, ठीक है, Cn नेगेटिव कोई नेगेटिवली चार्ज ले लिया। ये क्या होगा, इसके अंदर डबल बॉन्ड है, हमने कहा कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, ये अपने इधर इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज है तो ऑटोमेटिकली एक एटम के ऊपर नेगेटिव था, इस पर कौन सा होगा, डेल्टा पॉजिटिव। तो अटैकिंग रिएजेंट बाहर से आने वाला नेगेटिव स्पीसीज है जो है, तो वो किसके ऊपर अटैक करेगी, पॉजिटिव वाले पे। पॉजिटिव कौन है इसमें, कार्बन, तो बॉन्ड बनाकर वो क्या बनाएगी कि इस वाले कार्बन के साथ अटैच होगा Cn और O नेगेटिव। तो इस तरह से कुछ रिएक्शन होगी। और अगर अटैकिंग रिएजेंट आपका नेगेटिवली स्पीसीज है तो इस तरह के इफेक्ट को हम बोलते हैं माइनस ई इफेक्ट। जैसे उसमें था, अगर अटैच होने वाले ग्रुप के ऊपर चार्ज नेगेटिव है, यहाँ पर बाहर से आ रहा है अटैकिंग रिएजेंट,
उसमें रिंग के साथ ही अटैच है, रिंग नहीं चेन के साथ, तो बाहर से आ रहा है उस पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो माइनस ई इफेक्ट होगा। इसी तरह साथ साथ ही प्लस को कवर करो, अगर कोई एल्कीन्स है और उस पर अटैकिंग रिएजेंट पॉजिटिव है, अब ये क्या है, इसको ट्रांसफर करेगा ऑब्वियसली, इस पे डेल्टा नेगेटिव और इस पे डेल्टा पॉजिटिव, लेकिन अटैकिंग रिएजेंट क्या है, प्लस है, तो किस पे अटैक करेगा, माइनस वाले कार्बन पे, माइनस वाले कार्बन पे करेगा तो ये एज इट इज रह जाएगा और इसके साथ एच लग जाएगा। तो यहाँ पर अटैक करने वाला रिएजेंट प्लस एच, प्लस वाली स्पीसीज थी, पॉजिटिव स्पीसीज थी, तो इस तरह के इफेक्ट को क्या कहेंगे, प्लस ई इफेक्ट। जैसे वो माइनस ई इफेक्ट था, ये क्या हो जाएगा, प्लस ई इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या हुआ, एक तरह का टेम्परेरी इफेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि जब इस पे बाहर से रिएजेंट जो आएगा, इस स्पीसीज को हम बोलते हैं अटैकिंग स्पीसीज, जो बाहर से अटैक कर रही है उसकी वजह से, और उस टाइम तक ही ये इफेक्ट आता है और इसकी वजह से आ रहा है, इसीलिए इसको टेम्परेरी इफेक्ट कह रहे हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ट्रांसफर हो रहे हैं, एक पे पूरा पॉजिटिव और नेगेटिव, और उस पर अटैकिंग रिएजेंट आके जुड़ जाता है। और अनसैचुरेटेड कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड के बीच में या ट्रिपल बॉन्ड के बीच में ही आता है और अटैकिंग रिएजेंट की ज़रूरत होती है। तो अगर आप डिफरेंस आए तो बड़ा इजीली इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके टाइप्स भी मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, माइनस ई और प्लस ई। इसकी डेफिनेशंस अब आपको बड़ी इजीली से समझ में आ जाएंगी। Now we will start the resonance and mesomeric effect, which is very important, जिसको most important effect कहते हैं। इस पे एग्जाम में डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा, मैं बताऊंगी कि कैसे आएगा। रेजोनेंस इफेक्ट का जिक्र मैंने आपको 4th यूनिट में भी थोड़ा बहुत किया हुआ है। मैंने इसमें क्या कहा था, ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कंडीशंस मैंने आपको इसकी बताई हुई हैं। फिर भी एक बार रूल्स मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ कि क्या होता है। जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए उसमें शुड हैव सेम पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई, उसमें न्यूक्लियस की जो पोजीशन होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। मगर मतलब कि अगर एक एटम के ऊपर रेजोनेंस शो कर रहा है, उसका एक एटम का न्यूक्लियस सेंटर में होता है, तो उसी एटम के ऊपर ही होगा, ये नहीं कि अदर एटम के ऊपर ये इफेक्ट शो करने लग जाए। जैसे जैसे एग्जाम्पल करोगे आपको क्लियर होगा। ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जितने भी किसी के अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर मेन स्ट्रक्चर के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसके जितने भी स्ट्रक्चर बनेंगे हर किसी के पास 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। थोड़ा बहुत आपको पता है कि रेजोनेंस में कई कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनते होते हैं और उनकी जो एनर्जी होनी चाहिए वो भी नियरली सेम ही होनी चाहिए, सभी इनकी कंपाउंड्स की। तो अब मैं आपको एक बार थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ। इसमें क्या करते थे हम, ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कोई भी कंपाउंड है CH2CHNH3, यहाँ पे क्या करते थे, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता था। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है अगर इसका, तो हम क्या करते थे, इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। पाई इलेक्ट्रॉन मतलब डबल बॉन्ड शिफ्ट होना। अगर ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये सेकंड, ये इसका कॉन्ट्रीब्यूटिंग या फिर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसको बोला जाता था। या फिर एक एग्जाम्पल आप और लीजिए। रेजोनेंस में हम क्या करते थे, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हैं। अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहे हैं, इसके अंदर रेजोनेंस कैसे होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये वाला डबल बॉन्ड आगे फर्दर इसके पास, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसने दिया तो इस पर प्लस चार्ज, ये यहाँ इधर डबल बॉन्ड आ गया, तो CH और CH2 नेगेटिव हो गया। थर्ड जो स्ट्रक्चर की बात करें, इसी तरह शिफ्टिंग ही करानी है हमने। थर्ड स्ट्रक्चर क्या होगा, ये CH डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड यहाँ आया था, अब यहाँ आ जाएगा CH डबल बॉन्ड, CH CH2 पे प्लस, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव का फर्क हो गया। पोजीशन डबल बॉन्ड की 4 में तो सेंटर में ही रहेगी। मतलब क्या हो रहा है, हर बार पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं कि पोजीशन शिफ्ट हो रही है। यहाँ पर शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इस इलेक्ट्रो इफेक्ट को हम रेजोनेंस टाइप इफेक्ट बोलते हैं। एक्चुअल में ये क्या होता है, 2 तरह का होता है। जैसे इंडक्टिव था, इलेक्ट्रोमेरिक था, इसी तरह ये भी प्लस आर एंड माइनस आर 2 तरह का ही इफेक्ट होता है। ये रीजन में मैं आपको बताऊंगी कब पॉजिटिव आर और ये कब नेगेटिव आर इफेक्ट शो करेगा। ग्रुप पे डिपेंड कर रहा है, आपको ये बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। पॉजिटिव आर इफेक्ट कब शो करेगा, जब हमारे पास ग्रुप होगा, OH ग्रुप होगा, OR ग्रुप होगा, NH2 ग्रुप होगा, NHR ग्रुप होगा। ये याद रखने पड़ेंगे।
NR2 ग्रुप होगा, और या कोई भी हेलोजन होगा। हेलोजन आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई ग्रुप है तो वो इफेक्ट शो करेगा +R। इसको मैं एक्सप्लेन भी करने वाली हूँ। और -R इफेक्ट कब शो करेगा? जब हमारे पास ग्रुप होंगे कीटोन ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, CHO एल्डिहाइड, CN साइनाइड, NO2 और COOR ग्रुप होगा, तो ये इफेक्ट -R इफेक्ट शो करेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, हम जो रेजोनेंस पढ़ने वाले हैं, अब आपको बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ग्रुप अटैच होगा उसके ऊपर कर सिखाने वाली हूँ। इसको बड़े अच्छे से समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन सिर्फ आ जाता है ड्रा ऑल पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस। आपको क्या देगा? एनिलीन का बनाओ। हमें पता है इसका नाम क्या होता है, एनिलीन होता है। ये एरोमेटिक कंपाउंड की नोमेनक्लेचर में मैं बता चुकी हूँ। और ये ग्रुप देखो आप, बेंजीन रिंग के साथ कौन सा ग्रुप अटैच है? NH2। ये हमें पता है +R इफेक्ट शो करेगा। मैं याद करने का तरीका आपको ट्रिक से बता रही हूँ, कोई रूल नहीं है। देखो यहाँ भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, O O N N N, यहाँ भी इलेक्ट्रोनेगेटिव। जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो वो +R इफेक्ट को शो करते हैं, और अदर फंक्शनल ग्रुप है जहाँ पर जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, CN, COR, NO2, वहाँ पे -R इफेक्ट शो करते हैं। तो एनिलीन है, आपको ये पता है कि एनिलीन में नाइट्रोजन के पास क्या होता है? लोन पेयर होता है। ये क्या करता है, प्रोसेस कैसे चलती है? ये लोन पेयर सबसे पहले इस बॉन्ड के पास शिफ्ट करता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा इस बॉन्ड के साथ, क्योंकि हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक बॉन्ड होता है। अगर ये इसको देगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, तो यहाँ भी डबल बॉन्ड अगर आएगा तो होगा क्या? ये वाला जो बॉन्ड होगा वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब फर्दर इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो जाएगी। एक बार इस तरह से करो स्ट्रक्चर, और ज़्यादा क्लियर होगा। देखो एनिलीन का एक बार अब बता रही हूँ मैं यहाँ से, अगर स्ट्रक्चर ऐसे बनाओ उससे ज़्यादा और क्लैरिटी आएगी। NH2 के पास लॉन पेयर है, वो लॉन पेयर इसको डोनेट करेगा। यहाँ डबल बॉन्ड 2 आ जाएंगे। अल्टरनेट पोजीशन पे हमें पता है डबल बॉन्ड होता है, लगातार 2 डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो जैसे मैंने अभी बताया ट्रांसफर होते रहेंगे, अगला पाई इलेक्ट्रॉन अगले कार्बन को जाएगा, अगला अगले पे। तो ये जब इधर ट्रांसफर करेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस वाले कार्बन को करेगा, क्योंकि ये जो बॉन्ड बन रहा है इस कार्बन और इसके बीच में बन रहा है। इस कार्बन के पास तो ये आ गया, ये आ गया, और ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा। और ये रेजोनेंस कैसे बनेगा स्ट्रक्चर? पाई बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन यानी एक बॉन्ड NH2 आ गया। और इस बार क्या हुआ? इसने क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन को दिया है, देने वाले पे चार्ज प्लस आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करेगा। जब शिफ्ट करेगा तो आपने 2 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज दिखाना है। यानी इस कार्बन की बात कर रही हूँ, इस कार्बन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन और लिए तो नेगेटिव चार्ज आगे, बाकी इस पे और इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, एज इट इज हुआ। फिर इस तरह से शिफ्टिंग करनी है। आप ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दो, और ये वाला जो बॉन्ड है इस कार्बन को आपने दिखाना है। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा इस बार? ये देखो, ये बड़े अच्छे से समझना है। ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देंगे। अब इस कार्बन मतलब बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाना है, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, और ये बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रॉन बनेगा तो इस कार्बन को देगा। इस कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव चार्ज आएगा। इस पे इस बार कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और पूरी रिंग पे भी, ऊपर वाले पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा इस बार। फिर से वापस ऐसे घुमानी है इसको, ऐसे सर्कुलर घुमा करना है। अब ये इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, फिर साथ वाले को भी आगे ट्रांसफर करना पड़ेगा। जब देंगे तो अगला स्ट्रक्चर मैं यहाँ बना रही हूँ, आपने सारे लाइन में बनाने हैं, ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस मैं यहाँ बना रही हूँ। अब ये इसको देगा, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाओ, और बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन कहाँ बनेगा? इस कार्बन पे, यानी यहाँ होगा। ये दिखाने की जरूरत नहीं है, हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए बता रही हूँ। और इस बार इस कार्बन इस इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये सिचुएशन आ गई, और यहाँ पर क्या हो गया? NH2 पॉजिटिव हो गया। लास्ट में फिर से क्या होगा? ये वाले इलेक्ट्रॉन इसको देंगे और ये वापस उधर दे देगा, तो वापस ओरिजिनल पोजीशन आ जाएगी। इन पे और इन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, एज इट इज। इस इलेक्ट्रॉन को दिए बॉन्ड, इस इलेक्ट्रॉन से यहाँ बनेगा बॉन्ड, और इस बॉन्ड से क्या बनेंगे? इलेक्ट्रॉन, यानी अमोनिया के पास वापस से इलेक्ट्रॉन आ गए। तो वापस जब तक अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं पहुंच जाता तब तक इसको आपने स्टॉप नहीं करना। स्टॉप कर दोगे वहां तक जब तक ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। बुक में यहाँ तक भी दिखाया होता है, तो अंडरस्टूड है, हमें पता है नेक्स्ट स्टेप में ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। और इसके पॉसिबल कितने हैं? ये 5 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इसमें पॉसिबल हो रहे हैं। तो ये
और हमें पता है यहाँ पर जो अटैच्ड ग्रुप है उसके ऊपर जो साइन है वो कौन सा है, प्लस का, तो इसीलिए इस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, प्लस आर इफेक्ट। तो आप ये अच्छे से देखोगे इसमें किस तरह से इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हुई है। इसी तरह मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ माइनस आर इफेक्ट का। आपको ग्रुप मैं बता ही चुकी हूँ किसमें, जो मैं लिखवा चुकी हूँ कौन से हैं। मान लो अगर मेरे पास ग्रुप है NO2, NO2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है, एक डैटी बॉन्ड और एक ऑक्सीजन। ये क्या करता है अपने, इसमें थोड़ा प्रोसेस उल्टा चलता है। NO2 ग्रुप में माइनस आर इफेक्ट कैसे शो करेगा, यह रिंग से स्टार्ट करना है, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये रिंग से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है। रिंग से खींचेगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ये इधर बॉन्ड बनाएगा। जब ये बनाएगा तो इसको अपने बॉन्ड शिफ्ट करने पड़ेंगे, इधर कर देंगे, तो मतलब अल्टीमेटली पोजीशन क्या होगी, ये बॉन्ड इस नाइट्रोजन वाले को दे रहा है और इस ऑक्सीजन को अपने बॉन्ड ये अपनी तरफ खींचने पड़ेंगे, शिफ्ट करेंगे, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इस पॉइंट को अच्छे से समझिए, ये बॉन्ड इसको देगा, यहाँ बनेगा और ये वाले बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर देगा और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद होगा क्या, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इसमें उल्टी प्रोसेस चलेगी, उससे बिल्कुल अपोजिट है। ये बॉन्ड यहाँ बनेगा, मतलब ये वाला बॉन्ड यहाँ बन गया और यहाँ इस पे क्या आ जाएगा, इस बार प्लस साइन आ जाएगा। जैसे ये वाला बॉन्ड मैंने यहाँ बनाया था और इस कार्बन के ऊपर भी आप प्लस साइन दिखाओगे, क्योंकि इसने दिया है, यहाँ दिया है, इस कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, जो देगा प्लस आएगा। इस बार ये बॉन्ड इस कार्बन से दे रहा तो इस पे प्लस चार्ज आएगा और यहाँ बन जाएगा, और इस बार ऊपर वाले पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और इस वाले कार्बन पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। फिर ये वाला उल्टी प्रोसेस इधर से चल रही, ये ऐसे चलेगी प्रोसेस, उस बार ऐसे चली थी, उसमें क्या हुआ था, एंटी क्लॉकवाइज चली थी और इसमें इस तरह से क्लॉकवाइज चलेगी, एंटी क्लॉकवाइज चलेगी सॉरी इसमें, और उसमें इस तरह से चली थी, क्लॉकवाइज चली थी। तो अब ये वाला बॉन्ड यहाँ बनेगा तो इसकी सिचुएशन क्या होगी, बड़ा बड़ा अच्छे से दिखा रही हूँ, ये बॉन्ड यहाँ जब शिफ्ट होगा यहाँ पे तो ये बॉन्ड यहाँ बनाएगा और इस वाले कार्बन ने दिया तो प्लस चार्ज यहाँ चला जाएगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा एज इट इज, इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, NO नेगेटिव और ये O। और वापस फिर पोजीशन, हम उसी पोजीशन पे पहुंच गए। अगर मैं वापस से इसका एक स्ट्रक्चर और बनाऊं, बुक में हो सकता है स्टॉप भी कर दे ये तो, लेकिन मैं अगर यहाँ पे बनाऊं तो क्या होगा, ये वापस इधर देगा और ये इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करेगा, ये वापस इधर देगा, इसने दिया तो इस पे ये, और इधर अपने बॉन्ड वापस शिफ्ट कर दिए पोजीशन, और इन दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस बार सिचुएशन वैसे ही आ गई जैसी उधर थी, सिर्फ बॉन्ड का आपने ये नहीं देखना इस तरफ थे लेकिन इस तरफ आ गए, सिचुएशन तो वही रही ना, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, वो तो घुमाए हैं हमने बॉन्ड, इसीलिए जगह इस तरफ ही रहेगी, पहले इधर था, इधर और इधर, लेकिन था तो अल्टरनेट पे, अब इधर से अल्टरनेट शुरू हो गया, वो कोई फर्क नहीं है, वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ गया। और जो बेंजीन रिंग से जो अटैच ग्रुप है उसके ऊपर माइनस चार्ज है, इसीलिए इस इफेक्ट को बोलते हैं माइनस आर इफेक्ट। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन क्या देगा, इसका हमें पता है नाम क्या होता है, नाइट्रोबेंजीन है, तो कई कहेगा ड्रा ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ नाइट्रोबेंजीन एंड ऑल्सो टेल द टाइप ऑफ इट्स इफेक्ट। टाइप क्या है, माइनस आर है या प्लस आर है। तो इस तरह से प्लस आर और माइनस आर पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करने की अलग अलग ग्रुप के प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अगर मान लो जैसे NO2 ग्रुप लिया था, अगर एल्डिहाइड हो जाए तो एल्डिहाइड में क्या करोगे आप, स्ट्रक्चर पहले बना लिया करो, CHO ना लिखा करो डायरेक्ट, क्या किया करो, CHO ऐसे लिखा करो, ताकि ये इधर से शुरू करो, इलेक्ट्रॉन को खींचो, अगर ये इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा, इस कार्बन ने दिया प्लस चार्ज आएगा, इधर डबल बॉन्ड आएगा, ये इसको खींचेगा, इस पे नेगेटिव आएगा और H आएगा, फिर से ये इलेक्ट्रॉन को इधर ट्रांसफर करो, इधर ट्रांसफर करने से इधर इधर बॉन्ड आएगा, इस पे प्लस, इस वाले कार्बन पे इस बार कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इधर से फिर से इसको इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करो, इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होंगे तो इस बार इस कार्बन ने दिया, इस बार बॉन्ड कहाँ बन जाएगा, इधर बन जाएगा, ये ट्रांसफर यहाँ हो रहा है, ये हो जाएगा, बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, CHO नेगेटिव, फिर वापस वही पोजीशन आ जाएगी, ओरिजिनल स्टेट पे हम पहुंच जाएंगे। ओरिजिनल स्टेट पे क्या हुआ, ये बॉन्ड यहाँ बन गया और ये क्या हो जाएगा H और ये डबल बॉन्ड O, वापस ओरिजिनल स्ट्रक्चर पे पहुंच गए हैं। तो यहाँ से थोड़ी सी अलग हो गया, ये कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी, और ग्रुप अटैच है उस पर माइनस चार्ज है तो इफेक्ट का नाम माइनस आई इफेक्ट है। तो कोई भी अगर ग्रुप आ जाए, NO2 आ जाए तो इस तरह से, CN ग्रुप आ जाए, साइनाइड आ जाए तो C ट्रिपल बॉन्ड N,
वहाँ से ट्रांसफ़र करनी है, ये खींचेगा और ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। इस तरह से आपने स्टार्ट करना है। अगर COOR ग्रुप अटैच आ जाए तो COOR में क्या करना है, COOR, ये इसको खींचेगा और ये इधर शिफ्ट करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करोगे और इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कोई +R वाला इफेक्ट आता है, उसमें आपने लोन पेयर से स्टार्ट करना है। रिंग बनानी है, मान लो OH है, OH पे क्या होता है, लोन पेयर इधर देगा फिर इधर शिफ्ट करेगा। ये +R इफेक्ट की स्टार्टिंग करनी है। वहाँ लोन पेयर ग्रुप रिंग को देगा और -R में रिंग से ग्रुप खींचेगा। तो इस तरह से आप मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट खत्म होता है। तो आज के लिए इतना ही। और कई एक बार क्वेश्चन पूछ लेता है इंडक्टिव और रेजोनेंस इफेक्ट में डिफरेंस, दोनों इफेक्ट करा दिए, इसके डिफरेंस अब आप सेल्फ करोगे। लास्ट इफेक्ट हमारा हाइपर कंजुगेशन, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। दैट्स ऑल।